नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कृपा एसएससी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम कोस्ट ऑफ इंडियाज़ करके टॉपिक है, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। और दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से लिंक करके मैं आपको कुछ स्टैटिक फैक्ट्स भी बताऊंगा जो कि एसएससी, रेलवेज, DSSB और यूपीएससी के प्री के एग्ज़ाम में भी आते हैं। तो कृपया करके आप उन फैक्ट्स को ध्यान से सुनिएगा और अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो टॉपिक हम आज का स्टार्ट करते हैं, कोस्ट ऑफ इंडिया। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, कोस्ट ऑफ इंडिया मतलब कि समुद्र के किनारे भारत की वो जगह जो कि समुद्र के किनारे पड़ती है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हमारा जो भारत देश है, हमारे भारत देश में जो कोस्ट है, कोस्ट का एरिया कितना है? कोस्ट का एरिया है 7516 किलोमीटर एरिया में हमारा कोस्ट है। समुद्र तट जिसे कहते हैं, तो 7516 किलोमीटर का हमारा समुद्री तट है। ठीक है, तो ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, अब आते हैं वेस्टर्न कोस्ट। जैसे कि आपको पता होगा, ये है वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट मतलब जो वेस्ट दिशा में है। ठीक है, तो वेस्टर्न कोस्ट कहाँ पड़ता है? अरब सागर में। जो हम इंडिया के वेस्ट की तरफ में अरब सागर है, वहीं पे वेस्टर्न कोस्ट पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया में सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किस स्टेट का है। तो अगर आपसे कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया में सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किस स्टेट का है, तो उसका आंसर है गुजरात। गुजरात का सबसे बड़ा कोस्ट लाइन है। ठीक है, ओके, तो चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं। कोंकण कोस्ट, ये वाला जो एरिया है, इसको हम कोंकण कोस्ट कहते हैं। ये कोंकण कोस्ट, ये वाला जो एरिया है, इसे कोंकण कोस्ट कहते हैं। ठीक है, कोंकण कोस्ट में आपका क्या आ गया? मुंबई आ गया। ठीक है, पणजी गोवा, ये गोवा आ गया ना आपका, मुंबई, गुजरात, गोवा, ये सब, ये देखो, ये आपका ये गोवा आ गया ना, गोवा, पणजी, मतलब महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा वाला जो क्षेत्र है वो हमारा कोंकण कोस्ट में आता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आपने देखा तो जो रत्नागिरी है, कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है, तो ये भी कोस्टल एरिया है हमारा। ठीक है, रत्नागिरी। अब ध्यान से मैं जो स्टैटिक फैक्ट्स बता रहा हूँ, इसको आप कहीं पे लिखते जाइएगा। रत्नागिरी से हमको क्या समझ आता है? रत्नागिरी में हापुस और अल्फांजो आम मिलते हैं। ठीक है, रत्नागिरी का सबसे फेमस चीज़ क्या है? हापुस या फिर अल्फांजो आम। ठीक है, क्यों फेमस है? क्योंकि इसको GI टैग मिला था। और इसे कब GI टैग मिला था? इसे 2018 में GI टैग मिला था। तो रत्नागिरी के हापुस आम को GI टैग मिला था 2018 में। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब आते हैं रत्नागिरी का सेकंड स्टैटिक फैक्ट, लाल बाल पाल। आपने सुना होगा, लाल बाल में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो जो बाल गंगाधर तिलक हैं, उनका जन्म भी इसी रत्नागिरी में ही हुआ था। तो बाल गंगाधर तिलक वाज बोर्न इन रत्नागिरी। ओके, और इन्होंने 2 न्यूज़पेपर पब्लिश करे थे, या 2 मैगज़ीन पब्लिश करी थी। जो मैगज़ीन इन्होंने मराठी में करी थी उसका नाम था केसरी, जो कि मराठी में थी। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? चलिए, इन्होंने जो सेकंड अपना न्यूज़पेपर पब्लिश किया था उसका नाम था मराठा, जो कि इंग्लिश में था। ठीक है, तो बाल गंगाधर का जन्म कहाँ हुआ था? रत्नागिरी में हुआ था। इन्होंने 2 पेपर लिखे थे, केसरी जो मराठी में था, मराठा जो अंग्रेजी में था। रत्नागिरी हापुस आम की वजह से फेमस है, जिसको GI टैग मिला था 2018 में। ठीक है, रत्नागिरी से जस्ट जुड़ा हुआ एक और ज़िला है हमारा, जिसका नाम है सिंधुदुर्ग। और सिंधुदुर्ग हमारा किस वजह से फेमस है? क्योंकि इसे यहाँ पर इसको भी GI टैग मिला है। किस चीज़ के लिए? कैश्यू के लिए। तो रत्नागिरी के साउथ में सिंधुदुर्ग करके एक ज़िला है, जिसको कैश्यू मतलब काजू के लिए GI टैग मिला था 2014 में। इतनी बात समझ आ गई? चलिए ठीक है। बाल गंगाधर तिलक को एक और नाम से बुलाया जाता है, किस नाम से? लोकमान्य तिलक से। तो मैं थोड़ा सा बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बता रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लो आप अच्छे से। तो बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? रत्नागिरी में हुआ था। ठीक है, इन्होंने 2 अखबार लिखे थे। मराठी वाले अखबार का नाम केसरी था, और जिन्होंने अंग्रेजी में जो अखबार लिखा था उसका नाम मराठा था। ठीक है, इनको लोकमान्य के नाम से भी बुलाया जाता था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने ही सार्वजनिक गणेश पूजा और शिवाजी उत्सव इन्होंने ही स्टार्ट कराया था, और इन्होंने ही होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया था। और इनका ही सबसे एक फेमस स्लोगन है, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम तो गुजरात हो गया हमारा। अब हमने रत्नागिरी के बारे में भी पढ़ लिया। इतनी बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको गोवा दिख रहा होगा। गोवा जो है कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में ना, तो गोवा का जो कोस्ट लाइन है वो भी कोंकण कोस्ट में ही आता है। ठीक है, तो आपको एक और चीज़ बता दूँ, गोवा का स्टैटिक फैक्ट क्या है? गोवा का भारत में विलय कब हुआ था? 1961 में, अंडर ऑपरेशन विजय इन 1961 गोवा का विलय हुआ था भारत में। और गोवा के साथ साथ दमन दीव और दादर नगर हवेली का भी ऑपरेशन विजय के तहत 1961 में भारत में विलय हुआ था।
क्यों? क्योंकि जब भारत देश आज़ाद हुआ था तो 52 प्रिंसली स्टेट में था और उस टाइम गोवा में पोर्टुगीज़ का शासन था। पोर्टुगीज़ ने गोवा पे कब्जा कर रखा था। पोर्टुगीज़ ने गोवा पर दादर नगर हवेली पे कब्जा कर रखा था। तो 1961 में हमने ऑपरेशन विजय स्टार्ट किया और गोवा को और दादर नगर हवेली को इंडिया में विलय कर लिया। इतनी बात समझ आ गई? गोवा से इतनी बात समझ आ गई? ठीक है। अब हम आते हैं, हमारा क्या है, मालाबार कोस्ट। देखिए जो केरला वाला एरिया है हमारा, जो केरला वाला एरिया है, इसको हम मालाबार कोस्ट कहते हैं। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, एक मालाबार गोल्ड करके कंपनी आती है ना, जो गोल्ड को फाइनेंस कराते हैं। तो मालाबार जो गोल्ड कंपनी है वो भी यहीं की कंपनी है, केरला की ही कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? केरला में। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, मालाबार गोल्ड और मालाबार कोस्ट दोनों केरला में ही है। हमने मालाबार गोल्ड की बात ही कर ली है, तो मालाबार गोल्ड के हेड कौन है? MP अहमद। इन्होंने ही क्या कहते हैं, कंपनी की स्थापना करी थी। ठीक है, तो मालाबार गोल्ड की स्थापना MP अहमद ने 1993 में करी थी। और मालाबार कोस्ट कौन सा कोस्ट होता है? जो केरला वाला कोस्ट होता है, उसी को हम मालाबार कोस्ट भी कहते हैं। इतनी बात समझ आ गई तो बताइए। ठीक है, आगे मालाबार कोस्ट की कुछ और खास बात भी है। जो मालाबार कोस्ट है, यहीं पे बैक वाटर लगून मिलती हैं। वेम्बनाड लेक हो गया, अष्टमुडी लेक हो गया। ठीक है, तो बैक वाटर लगून जो होती है वो भी यहीं पे मिलती है। बैक वाटर लगून क्या होता है कि जब समुद्र का पानी शहर के अंदर आ जाता है ना, तो वो बैक वाटर लगून कहलाता है। तो वेम्बनाड लेक हो गया और अष्टमुडी लेक हो गया, ये सब बैक वाटर लगून है। ठीक है, और यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून आता है। साउथ वेस्ट मानसून आता है तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रेनफॉल दे के जाता है। ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून जब आता है। बात समझ आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अगर आपको और मैं इसमें थोड़ा सा बताऊं तो यहाँ पे जो मालाबार कोस्ट है, इसमें मेन किस चीज़ की खेती होती है? जो मालाबार कोस्ट है, यहाँ पे हमारी जो खेती होती है, यहाँ पे काली मिर्च हो गया, आपका ब्लैक पेपर हो गया, और इलायची, कार्डेमन हो गया, क्लोव मतलब लौंग हो गया। तो यहाँ पे इनकी बहुत अच्छे से खेती होती है। ठीक है, आपको अगर याद हो तो ये जो मालाबार कोस्ट है, यहीं पर हमारे कार्डेमन हिल्स भी है, मतलब इलायची का पूरा पहाड़ ही है। ठीक है, बात समझ आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़, ये मालाबार कोस्ट से अगर याद हो तो कोचीन है ना, केरला कोचीन, तो इससे याद है कोचीन से कोचीन शिपयार्ड आप याद कर सकते हो। कोची से कोचीन शिपयार्ड, तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोची, केरला में। इसके हेड कौन है? जोस वीजे, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया मालाबार कोस्ट से रिलेट करके, कि मालाबार कोस्ट से ही रिलेटेड बैक वाटर लगून है, जिसमें बैक वाटर लगून के नाम क्या क्या हो गए? वेम्बनाड लेक हो गया, अष्टमुडी लेक हो गया। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है कब? जब साउथ वेस्ट मानसून आता है। ठीक है, यहाँ पर काली मिर्च मतलब ब्लैक पेपर, इलायची मतलब कार्डेमन, और क्लोव्स मतलब लौंग की सबसे ज़्यादा खेती होती है। कोचीन शिपयार्ड, जो कोचीन शिपयार्ड है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोची, केरला में, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी। और इसके अभी हेड कौन है प्रेजेंट में? जोस वीजे। इतनी बात समझ आ गई। और मालाबार गोल्ड भी आप याद कर लीजिएगा कि मालाबार गोल्ड की स्थापना MP अहमद ने करी थी 1993 में। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। चलिए अब हम आगे बढ़ते कोरोमंडल कोस्ट पे। तो देखिए अब जो है ये वाला जो एरिया है हमारा, ये वाला एरिया जो है हमारा कोरोमंडल कोस्ट है। इतनी बात समझ आई? कोरोमंडल जो कोस्ट होता है तमिलनाडु वाला कोस्ट होता है। तो सिंपल सी बात है, कोंकण कोस्ट में हमारा महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात आ गया। ठीक है, कैनरा कोस्ट में हमारा कर्नाटक वाला कोस्ट आ गया। ठीक है, कैनरा कोस्ट में आता है कर्नाटक वाला। तो इसमें इतना कुछ खास नहीं था, इसलिए मैंने आपको ज़्यादा डिटेल में दिया। जो कैनरा कोस्ट होता है ये हमारा कर्नाटक वाला कोस्ट जो होता है उसे हम कैनरा कोस्ट कहते हैं। ठीक है, मालाबार कोस्ट जो होता है हमारा, वो कौन सा होता है? केरला वाला जो कोस्ट होता है वो मालाबार कोस्ट होता है। इतनी बात समझ आई? अब कोरोमंडल कोस्ट पे आते हैं। कोरोमंडल कोस्ट जो है ये हमारा तमिलनाडु वाला जो एरिया है वहाँ पर कोरोमंडल कोस्ट है। ठीक है, इसकी खास बात क्या है कि यहाँ पे बारिश कब होती है? जब नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है। जब यहाँ से मानसून आता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून जब आता है ऐसे करके, नॉर्थ ईस्ट मानसून जब यहाँ से ऐसे आता है तब यहाँ पे बारिश होती है। ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट पे। इसकी खास बात क्या है कोरोमंडल कोस्ट की, कि इसे राइस बॉल ऑफ तमिलनाडु भी कहा जाता है। कोरोमंडल कोस्ट को राइस बॉल ऑफ तमिलनाडु भी बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ की खास बात क्या है? यहाँ पे एक मरीना बीच है। यहाँ की खास बात क्या है? यहाँ पे एक मरीना बीच है जो कि वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट अर्बन बीच है। ठीक है, तो मरीना बीच की खास बात क्या है? वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट अर्बन बीच इज़ मरीना बीच। तो ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है नॉर्दर्न सिरकार कोस्ट। नॉर्दर्न सिरकार कोस्ट हमारा हो गया। ठीक है, ये जो नॉर्दर्न सिरकार कोस्ट है ये सबसे ज़्यादा फेमस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे गोदावरी नदी और कृष्णा नदी, इन दोनों का डेल्टा बनता है। ठीक है, तो कोरोमंडल जो कोस्ट है जो हमारा नॉर्थ सिरकार कोस्ट है, यहाँ पर क्या बनता है? हमारा गोदावरी नदी और कृष्णा नदी का डेल्टा बनता है। ठीक है, अब गोदावरी नदी की और कृष्णा नदी की बात हुई है तो एक चीज़ हम ये याद कर लेते हैं, जो गोदावरी नदी है पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी रिवर है। गोदावरी नदी जो है पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी रिवर
रिवर है, ठीक है। चलिए, और गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्र्यंबकेश्वर, नासिक, वेस्टर्न घाट में, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो गोदावरी नदी निकलती कहाँ से? त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से, जो कि वेस्टर्न घाट में आते हैं, ठीक है। तो और ये मिलती कहाँ पर है? ये जा करके नॉर्दर्न शीर्षण कोस्ट में कृष्णा नदी के साथ डेल्टा बनाती है, ठीक है। त्र्यंबकेश्वर में ही भगवान शिव का एक ज्योतिर्लिंग भी है, ठीक है। अब आते हैं कृष्णा नदी। जो कृष्णा नदी है ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की, ठीक है, जिसे हम लोग काफ़ी कॉमन भाषा में दक्षिण गंगा भी कहते हैं। तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है? कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है वो महाबलेश्वर, सातारा, नियर महादेव हिल्स, ठीक है। तो जो कृष्णा नदी है वो कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर, सातारा, नियर महादेव हिल्स से, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, जिसे कि हम दक्षिण गंगा भी कहते हैं, ठीक है। एक बार आप फैक्ट चेक कर लीजिएगा। आई थिंक गोदावरी नदी होती है, गोदावरी नदी को हम दक्षिण गंगा कहते हैं, और कृष्णा नदी जो हमारी सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम आते हैं ईस्टर्न कोस्ट पे, ठीक है। ईस्टर्न कोस्ट पे आते हैं। हमारा ईस्टर्न कोस्ट हमारा ये वाला कोस्ट हो गया, पूरा जो हमारे ये वाले कोस्ट हो गए, ये कोस्ट हमारा ईस्टर्न कोस्ट हो गया। रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला जो कोस्ट है हमारा ईस्टर्न कोस्ट है। अब चलिए ईस्टर्न कोस्ट की क्या बात है कि ईस्टर्न कोस्ट किस वजह से फेमस है? ईस्टर्न कोस्ट इस वजह से फेमस है क्योंकि यहाँ पर एक सेंचुरी है, मरीन सेंचुरी। ईस्टर्न कोस्ट पे एक सेंचुरी है जिसका नाम है गहीर माथा मरीन सेंचुरी। यहाँ ईस्टर्न कोस्ट पे ये वाला जो कोस्ट वाला एरिया है, यहाँ पे गहीर माथा मरीन सेंचुरी है, ठीक है। ये फेमस किस लिए है? क्योंकि ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट नेस्टिंग साइट है। किसकी? वर्ल्ड की लार्जेस्ट नेस्टिंग साइट है, किसकी? ऑलिव रिडले सी टर्टल्स की, ठीक है। तो ईस्टर्न कोस्ट क्यों फेमस है? ईस्टर्न कोस्ट हमारा इस वजह से फेमस है क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट नेस्टिंग साइट है, किसकी? ऑलिव रिडले सी टर्टल्स की, ठीक है। अच्छा, ऑलिव रिडले सी टर्टल्स इतना फेमस क्यों है? क्योंकि इसे प्रोटेक्ट करा गया है, किसके अंदर? अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के अंदर इसे प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। और ये जो हमारा ऑलिव रिडले सी टर्टल है ये IUCN की रेड लिस्ट के अंदर वल्नरेबल कैटेगरी में आता है, ठीक है। समझ आ गया? तो यहाँ पे ईस्टर्न कोस्ट में गहीर माथा मरीन सेंचुरी है जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट नेस्टिंग साइट है ऑलिव रिडले सी टर्टल्स की, ठीक है, जिसको वो शेड्यूल 1 के अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के अंदर प्रोटेक्ट किया जाता है। और IUCN लिस्ट रेड लिस्ट के अंदर ये वल्नरेबल के जैसे लिस्ट है। अब IUCN क्या होता है? IUCN मतलब हो गया इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और इसके डीजी कौन है? इसके डीजी हैं ग्रेथल ऑगिलर। इसके डीजी कौन है? डायरेक्टर जनरल ग्रेथल ऑगिलर, ठीक है। स्विट्जरलैंड की कैपिटल अगर ध्यान रहे तो स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न, स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न, और इनकी करेंसी है फ्रैंक, स्विट्जरलैंड फ्रैंक, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। और जो ग्रेथल ऑगिलर है इनका ये कौन से देश के हैं? ये कोस्टा रिका के हैं। ग्रेथल ऑगिलर जो डीजी हैं IUCN के, ये कहाँ कर हैं? ये कोस्टा रिका के हैं, जिसकी कैपिटल सैन जोस है और जिनकी करेंसी क्या है? कोस्टा रिकन कोलन, ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो काम की लगी होगी। मैंने काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स इस वीडियो में बताए हैं। दोस्तों मेरा आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें इन्फॉर्मेटिव नॉलेज लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहूँ। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब।